गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ये ज्योग्राफी में आप लोग को तीसरा अध्याय होगा जो संसाधन के अंतर्गत ही आते हैं। और पहला दूसरा जो था यानी एक संसाधन था, संसाधन के अंतर्गत मृदा संसाधन और जल संसाधन दोनों हो गया है। तो ये जो तीन वीडियो आप लोग को क्लियर हुआ है, ये तीनों आपको इस चैप्टर में वन एवं वन प्राणी संसाधन में मिल जाएगा। आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिएगा। आज तारीख कितना हो गया बाबू? 8। अब 8 हो गया तो समझ रहे हैं जब 17 से एग्जाम है और 15 को फेयरवेल होगा तो कितना दिन आप लोग को बचा हुआ है अपने यहाँ। हाँ, इसलिए थोड़ा मन से पढ़िए, ठीक है, थोड़ा मन से पढ़िए। और अब आप लोग जो 15 घंटा जो घर पर पढ़ते हैं उसमें 2 घंटा और जोड़ दीजिए, ठीक है। मैथ का प्रैक्टिस अब जारी कर दीजिए। आप लोग सभी लड़की और लड़का मैथ का प्रैक्टिस भी जारी कर दीजिए। मैथ बीच में आप लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है, बुआ हल्ला नहीं करो। मैथ का प्रैक्टिस थोड़ा जारी कर दीजिए क्योंकि मैथ ही आपको मार्क्स पुराएगा। इधर क्या है, जो साइंस में आपको 20 नंबर तो मिल ही गया होगा। अगर टीचर आपके अच्छे होंगे स्कूल के तो 20 नंबर में 20 नंबर दे दिए होंगे। सोशल साइंस में 20 में 20 मिल गया होगा। आपको सबसे ज्यादा मैथ धोखा देगा। बिहार बोर्ड में स्टूडेंट को अगर क्रॉस लगता है तो वो मैथ में ही क्रॉस लगता है, ठीक है। और सब अभी भी आप लोग जो बैठे हुए हैं इसमें से भी जो स्टूडेंट का मैथ वीक है उनका इतना ही माइंड में होगा जो मैथ हमारे निकल जाते तो सब पेपर निकल जाते। इतना जरूर माइंड में होगा जो स्टूडेंट का मैथ गड़बड़ है, ठीक ना। इसलिए अब 2 घंटा मैथ की तैयारी पर ध्यान दीजिए। आप लोग को जो फार्मूला वाला पेज मिला हुआ है वो फार्मूला वाला पेज को अच्छा से देखिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फार्मूला बेस होते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा शंकु का आयतन होता है और 4 ऑप्शन में दिए रहेंगे तो आपको थोड़ा वो भी देखना होगा, ठीक है। और ज्योग्राफी जो अभी आप लोग को हम बतलाने के लिए जा रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से अभ्यारण्य से क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएंगे। और इसमें वन कितना प्रतिशत में है ये भी मिल जाएंगे। और भी इसमें ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी स्टूडेंट अब परीक्षा की तैयारी को तन मन और धन से कीजिए, जिसमें कि, ठीक है, 7 दिन और बचा हुआ है, ठीक है। एक दिन में तो आप लोग फिर अपना अपना एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। जो होता है एग्जाम की तैयारी उस टाइप से अपना बैग बुक अगरम बगरम सब सेटिंग वेटिंग करते रह जाएंगे। पहला दिन कौन चीज का एग्जाम है? हिंदी का है। कितना शुभ मुहूर्त है, जो मातृभाषा जो है आप लोग का उसी का एग्जाम है। और उसी से आप लोग को आंकड़ा लगाना है जो हम लोग का एग्जाम कैसा रहेगा, ठीक है। जैसे समझ रहे हैं ना, हिंदी भी आसान नहीं है। हिंदी में सबसे इंपॉर्टेंट आपका व्याकरण है। व्याकरण की तैयारी अच्छी से होनी चाहिए आपको। उसमें भी ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं जो लगता तो है जो बन जाएगा, लेकिन जब बनाने के लिए भेजते हैं तो उसका कुछ और लैंग्वेज होना चाहिए और हम लैंग्वेज दे देते हैं कुछ और। इस वजह से भी हमारा मार्क्स कम जाता है। तो ये सब बात को ध्यान में रखिएगा। और ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए कोशिश करेंगे जो हम थोड़ा स्पीड करके खींचें। एक तो हम आप लोग को लेकर के ही आए हैं वही टॉपिक, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक ही लेकर के आए हैं। फिर भी ये मतलब चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो देखना पड़ेगा उस ढंग से। तो आप लोग ध्यान लगाइए, ध्यान से देखिए, समझ में ये भी चैप्टर आएगा। और टॉपिक जो हम लाए हैं सो एकदम अच्छा से बनाए हैं। इसमें भी जो आप लोग को समझ में जल्द से जल्द आ जाना चाहिए एकदम तुरंत से। देखिए, वन का मतलब तो समझते हैं, जहां अधिक पेड़ पौधे होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? वन। और वन में रहने वाले प्राणी को वन्य प्राणी कहते हैं, ठीक है। वन में जो जीव जंतु रहता है उसी को हम लोग वन्य प्राणी कहते हैं। तो ये भी हमारे लिए संसाधन है। ऐसा जो लगता होगा जो वन में रहने वाला चीता हमारे लिए संसाधन नहीं है, वन में रहने वाला शेर हमारे लिए संसाधन नहीं है, तो ऐसी बातें नहीं है। ये भी हमारे लिए संसाधन है। आप लोग सुने होंगे गिर का जंगल है, गिर का जंगल जहां शेर की काउंटिंग की गई थी, समझ गए ना। और उससे आंका गया था जो अब शेर की संख्या भी, बाघ की संख्या भी अपने यहाँ से विलुप्त होने के कगार पर आ गया है। वैसे तो चीता जानते ही हैं जो हमारे पीएम महोदय बाहर से खरीद करके लाए थे, अपने यहाँ था नहीं तो अब वो भी 1-2 मर गया कि क्या हुआ नहीं हुआ अभी उसकी बात थप है, लेकिन अपने यहाँ से चीता समाप्त हो गया था, ठीक ना। तो वन में रहने जैसे अभी गिद्ध का नाम सुने होंगे, गिद्ध भी अपने यहाँ का एक पक्षी था जो विलुप्त हो गया। और जबकि गिद्ध हम लोग देखे हुए, आप लोग देखे हैं कि ना? आप लोग भी देखे हुए, तो गिद्ध देखे हुए थे। समझिए, प्रकृति अनुकूल हो गया, प्रतिकूल हो गया, ठीक है। अब प्रतिकूल वातावरण होने के कारण आप लोग को गिद्ध भी अपने यहाँ से समाप्त हो गया। उसी प्रकार से ढेर सारे, एक हम लोग देखे हुए थे, सिर पर था, समझ गए ना, ट्रायंगल बना हुआ था, यानी त्रिभुज के टाइप का आकृति बना हुआ था। और इतने बड़ा था पूंछ, इतना बड़ा पूंछ था और छोटा पक्षी था, इतना छोटा पक्षी। वो पक्षी भी आप देखने के लिए नहीं मिलता है, बड़ा सुंदर लगता था देखने में।
तो वो पक्षी भी अपने यहाँ से समाप्त है। उसका नाम तो अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन कहने का है जो इस टाइप के कुछ पक्षी थे जो विलुप्त हो गए, लेकिन वो हमारे लिए क्या थे, संसाधन थे। आइए देखते हैं, कहता है वे बड़े भूभाग हैं जो पेड़ पौधे एवं झाड़ियों द्वारा आच्छादित होते हैं, वन कहलाते हैं। वन का डिफिनेशन ऐसे भी दे देंगे, वे भूभाग जहां एक से अधिक पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वन कहलाते हैं। वन दो प्रकार के होते हैं, एक जो होता है वो होता है प्रकृति वन और एक होता है मानव वन। अब देखिए प्रकृति वन किसको कहते हैं और मानव वन किसको कहते हैं, कहिएगा जी सर प्रकृति वन और मानव निर्मित ये भी कोई वन का प्रकार है बउआ। प्रकृति वन में क्या होता है, जिसको हम लोग अपने हाथों से नहीं लगाते हैं, अपने आप जंगल में पेड़ जन्म गया मतलब ठीक है, और वो अपना वृद्धि हुआ, उसका देख रेख भी हम लोग नहीं करते हैं, वो कहलाता है आपको प्रकृति। और जिसको हम लोग लगाते हैं जैसे आम का पौधा, लीची का पौधा, अमरूद का पौधा, अपने यहाँ अमरूद की खेती बहुत कम आदमी को देखते हैं करते हुए अपने बिहार में समस्तीपुर में, लेकिन बाहर वगैरह वो जो आप देखते हैं बहुत बड़ा बड़ा 1 किलो में जो 2 गो अमरूद चढ़ता है 3 गो, वो अमरूद की खेती कहीं होती है। वो लोग समझ गए, खेत में जैसे अपने यहाँ खीरा की खेती की जाती है, नींबू की खेती की जाती है, वैसे ही कहीं पर क्या बोले, अब जो होता अपने यहाँ तो अमरूद है ही नहीं है, कोई आदमी खेती करते हैं। आइए नहीं तो 2-3 लगाए तो वो खेती नहीं ना कहलाएगा। खेती का मतलब ये है जैसे जो अभी आप लोग संतरा देख रहे हैं, सेब देख रहे हैं, तो वहाँ प्लांट के रूप में लगाते हैं लोग और नौकर रख करके अपना आदमी रख करके उसको तोड़वा करके सप्लाई करते हैं बाहर। जैसे अपने यहाँ देखते होंगे गोभी यानी कोबी है ना, कोबी काटते हैं स्टाफ रख करके उसको कटवा करके बाहर सप्लाई करते हैं, तो उसी प्रकार से होता है, समझ गए ना। तो वो हुआ मानव निर्मित यानी मानव की देखरेख में जो तैयार किया जाता है। देखिए वे वन जो स्वतः विकसित होते हैं उसे प्रकृति वन कहते हैं, वे वन जो मानव द्वारा विकसित किए जाते हैं उसे मानव निर्मित वन कहते हैं। ठीक है, देखिए भारत में 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। वन विस्तार के नजरिए से भारत विश्व का 10वां देश है। रूस में 809 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन है जो विश्व में प्रथम स्थान पर है। यानी पेड़ पौधा के मामले में विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% वन है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20% वन पाए जाते हैं। यही क्वेश्चन आपको मैं कहा था, याद रखिएगा, भारत में 20, समझ गए ना, भारत में 20। अब बिहार की बात किया जाए तो 7.1 है। ठीक ना, ये क्वेश्चन आपको बड़ा कंफ्यूजन करता है, क्वेश्चन दे देता है बिहार, लोग लगा देता है भारत में, क्योंकि ऑप्शन उसमें भारत वाला भी देता है, 20% भी देता है। ठीक ना, तो याद रखिएगा। कहता देश में वनाच्छादित क्षेत्र के मामले में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, जहां देश के कुल वनाच्छादित क्षेत्र का 11.22% है। वन विकास में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, प्रशासकीय दृष्टि से वनों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। प्रशासकीय यानी 2 ढंग से वन को बांटा गया है, तो एक है प्रशासन की दृष्टि से आरक्षित वन और रक्षित वन, और एक है अवर्गीकृत वन। नोट, आरक्षित एवं रक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश जानते हैं ना, यहाँ पर ऊपरे में दे दिया है जो सबसे ज्यादा वन अगर है तो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो जो सिस्टम होगा वो तो सबसे ज्यादा कहाँ लगाएगा, मध्य प्रदेश में ही। देखिए कहता आरक्षित वन वैसा वन जहां लकड़ी काटना और पशुचारण करना वर्जित होता है, उसे आरक्षित वन कहते हैं। देश में ऐसे वन 54% है। आरक्षित वन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, 54। अब कहता है रक्षित वन जहां विशेष नियमों के अधीन पशुओं को चराने और सीमित रूप से लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है, उसे रक्षित वन कहते हैं। और भारत में 29% रक्षित वन है। रक्षित वन में जो पेड़ सूख गए वो पेड़ को काट करके निकाल लिया जाएगा, दूसरा पेड़ नहीं, केवल जो पेड़ सूख गया उस पेड़ को निकाल करके हटा लिया जाएगा, और उसमें जो नीचे वाला जो होता है छोटा छोटा झाड़ी सब, उसमें पशुचारण की व्यवस्था की जाती है, लेकिन कंटिन्यू नहीं। ठीक है, जब बड़ा बड़ा घास हो गया तब उसमें दे दिया जाता है। ठीक है, उसको भी घेर करके ही रखा जाता है। एक है अवर्गीकृत वन, वैसा वन जहां लकड़ी काटने और पशु चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, उसे अवर्गीकृत वन कहते हैं। भारत में 17% अवर्गीकृत वन है जो अपने यहाँ है। अपने यहाँ कहीं भी अगर झाड़ी वगैरह है तो वहां पर चराने के लिए कोई मना है, जिसको जो है अपना जाकर के चरा सकते हो। अगर पेड़ भी काटना है तो रात में जाकर के काट करके चुरा करके ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। पकड़ा गए तब तो जो होना होगा वो होगा ही, लेकिन तत्काली काट करके अपना चुरा करके रख लीजिए। ठीक है, हम क्या कहे, पकड़ाइएगा तब ना, तब। अरे ये बिहार है और बिहार में लगुनिया रघुकंठ, दरवाजा पर से बैटरी खुल जाती है,
दरवाजा पर से मोटर खुल जाती है, हैं? चोरी भी होता है, तो एहन एहन चीज केकरो खेत में से 2 किलो गोभी काट लेता है, 5 किलो बैगन तोड़ लेता है, तब चलिए हल्ला नहीं कीजिए, ये बिहार है भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। बड़ा शर्म लगता है जो बिहार में होकर के भी हम लोग बिहार की बुराई करते हैं। नहीं देखिए, बड़ाई भी करता है, कहता है हाँ, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 भाग में बांटा गया है। प्रशासन की दृष्टि से वन के 3 प्रकार होते हैं, रक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत। यहाँ पर याद रखने वाला बात है, जो वन को प्रशासन की दृष्टि से यानी सरकार अपने माध्यम से उसको 3 भाग में बांटा है, आरक्षित, अनारक्षित और एक है अवर्गीकृत। और एक है आपको वृक्षों के घनत्व के आधार पर, यानी घनत्व मतलब समझते हैं ना, कहीं पर ज्यादा पेड़ है, कहीं पर कम पेड़ है, कहीं पर दूर दूर में पेड़ है, केवल प्रति प्रांत है, इस टाइप का भी वन होता है। तो उस दृष्टि से वन को 5 भागों में बांटा गया है। कहता है अत्यंत सघन वन, कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व 70% से अधिक होता है। सघन वन, कुल भौगोलिक क्षेत्रों में वृक्षों का घनत्व 40 से लेकर के 70% के बीच होता है। एक होता है खुले वन, कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व 10% से 40% होता है। झाड़ियां एवं अन्य वन, कुल भौगोलिक क्षेत्रों में वृक्षों का घनत्व 10% से कम होता है। एक होता है मैंग्रोव वन, जो तटीय वनों में पाया जाता है। यहाँ पर कहीं कहीं पर ज्यादा भी पेड़ होते हैं और कहीं कहीं पर नहीं के बराबर भी पेड़ होते हैं। और देखिए अत्यंत सघन वन, क्षेत्रफल 54.6 लाख हेक्टेयर, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% होता है। और ये राज्य जो है असम और सिक्किम को छोड़कर के सभी पूर्वोत्तर राज्यों में अत्यंत सघन वन पाए जाते हैं। अब है आपको सघन वन, कहता है क्षेत्रफल 73.60 लाख हेक्टेयर, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3%। राज्य जो है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आपको सघन वन देखने के लिए मिलता है। सघन वन मतलब समझते हैं ना, अत्यंत सघन वन का मतलब कि ज्यादा का नजदीक नजदीक, और सघन वन का मतलब भी नजदीक नजदीक होता है, लेकिन ज्यादा नजदीक नहीं होता है। फिर भी एक है खुले वन, खुले वन में आप आसानी से घूम टहल सकते हैं। इसमें आपको ये एग्जाम्पल बतलाते हैं, नींबू का खेती में, नींबुआर का खेती कुछ इस टाइप से होता है, जो आपको उस अंदर में प्रवेश करने में तनी कठिनाई होता है, ठीक है, लत्ती टाइप का हो जाता है ये सब, ठीक ना। और जो पेड़ वाला होता है वो इस टाइप का होता है खुले वन के अंतर्गत। अगर छोटा छोटा रहता है तब तो आसानी से एकदम जाते हैं। जैसे अभी कलम जो लगाए हुए हैं, बहुत आदमी नया नया पेड़ पौधा आम का लगाए हैं और उनका भी बहुत अच्छा से फलता है, तो उनको परेशानी नहीं होती है। लेकिन वही में जो काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हो गए तो वो सघन वन के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी एक पेड़ दूसरे पेड़ को दिखाई ही नहीं देता है, उसमें फल ज़्यादा नहीं लगता है ना। ऐसा भी पेड़ पौधा जो एक पेड़ दूसरे पेड़ से सट करके हो जाते हैं तो उसमें फल कम लगता है, तो वह है खुले वन। कहता है इसका जो क्षेत्रफल है 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.11% है, 1-2% है कौन खुले वन का। आइए थोड़ा और देखते हैं इधर से, कहता है क्या, और इसका जो राज्य है खुले वन का वो है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ जिलों एवं असम के 16 आदिवासी वाले जिलों में आपको खुले वन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये तो यहाँ जो हम गए हुए थे उड़ीसा में, तो उड़ीसा में दिखाई देगा जो पेड़ है, काफी दूरी से दिखाई देगा जो पेड़ है, नजदीक में जाइएगा तो बहुत डिस्टेंस पर रहता है पेड़, ठीक है। और वहाँ का पेड़ लेकिन काफी मजबूत है, जैसे अपने यहाँ का पेड़ ज्यादा मजबूत नहीं होता है, नेपाल का पेड़ काफी मजबूत होता है। नेपाल में तो सागवान के पेड़ ज्यादातर मिलता है देखने के लिए। अपना लोग अंदाज किए हैं, आप लोग जैसे दो मतलब बिहार में केवल रहे हैं, ठीक है, वो 1 मिनट, बिहार में आप लोग रहे हैं, नहीं गए हैं नेपाल। वहाँ नेपाल में 2 मंजिला घर 3 मंजिला घर आपको मिलेगा, वह लकड़ी पर, लकड़ी पर, हाँ लकड़ी का घर। जैसे किनारे से है ना, क्या किया जाता है, जो लकड़ी का मतलब पूरा ठोक करके ऊपर मिट्टी का लेप चढ़ा देता है, ठीक है, ऊपर छत भी बना देता है लकड़ी का, बड़ा अजीब टाइप से बनाता है वो लोग, नहीं तो उसके ऊपर से रहता है करकट, वो नहीं रहता है खपरा, प्लेन वाला जो खपरा रहता है वो वाला दे देता है। हम लोग जो ऊपर में सोते थे डर लगता था, कोई आदमी ऊपर चढ़ता था तो हिलता था छत, लेकिन वो लोग एकदम बिंदास रहते थे। कहीं कौन चीज नहीं यार, हवा कैसे बनाया रहता पता नहीं, हवा में डोलता है लेकिन गिरता नहीं है। हम तो वहां रहे हैं ना, लगभग 15 दिन हम रहे हैं नेपाल में, अब होने लगा। अब देखो पहले के जमाने में पूरे भीरी टोल की बात, अगर लगुनिया की बात किया जाए तो 10 आदमी 20 आदमी का घर था क्या। तो डेवलप तो अब सब जगह न कर रहा है, अब तो सरकार दे रही है पैसा घर बनाने के लिए, नहीं तो अब काहे रहेगा खपरा का घर, काहे रहेगा फूस का घर, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से रहे तब ना।
ठीक है। चलिए आइए देखिए, सरकार भी जो है ना सो सिस्टम में नहीं है अभी भी। जो आदमी पेपर, मान लीजिए जब यहाँ से बायोडाटा ले गया, बायोडाटा ले गया, मेरा कहना है जो हमारे पास ढेर सारे लोग आते रहते हैं घर वाला काम करवाने के लिए, तो मेरा कहना है जो यहाँ से तो आप ले गए आधार कार्ड, आप यहाँ से उसके घर का बायोडाटा लेकर के चले गए, तो आपको तो ये पता है ना जो कौन गरीब है कौन अमीर है, तो ना फिर से प्रमाणित कीजिए। अब जो घर में बच्चा है, मान लीजिए आप लोग के उम्र के आदमी कहाँ से जाएगा वो वंशावली बनवाने के लिए, कहाँ से जाएगा सदस्यता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, जाति आवासीय आय का ढेर सारे सिस्टम होते हैं। ये वजह से हाँ, अमीर लोग होते हैं उनको घर मिल रहा है, और जो गरीब लोग हैं उनको जानकारी ही नहीं है, 6 महीना से पेपरे पुरा रहे हैं, 6 महीना से पेपरे पुरा रहे हैं, उन लोग को घर नहीं मिल रहा है। ये है गड़बड़ी। देखिए सरकारी सिस्टम है वो कभी नहीं सुधरने वाला है, ठीक है। इसका चैन ही बना हुआ है ऊपर से नीचे तक। जाइए सदस्यता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 500 रुपया लिखा हुआ है, जब कोई रुपया नहीं लिया जाएगा, दीजिए पैसा। जो आदमी नहीं दे रहे हैं उनको नहीं बन रहा है। मेरा कहना है जो आपके अंदर में लिस्ट है जो कौन गरीब है कौन अमीर है, आप वहीं से अलॉट कर दीजिए जिसको घर मिलेगा। नहीं, आधार कार्ड से जो लिंक रहेगा बैंक अकाउंट, उस अकाउंट में पैसा चला जाएगा। आप आराम से वेबसाइट पर, जैसे आरटीपीएस का वेबसाइट है, उसी आरटीपीएस की वेबसाइट पर एक साइड में दे दीजिए जो हाँ ये आदमी को घर मिला है, ये लिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग अपना लोग घर बनाएंगे। उसके लिए एक अलग से स्टाफ बहाली कर दीजिए अपना, आप दीजिए आदमी को जो जा करके गांव में देखे जो रियली में घर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो उस पर चढ़ करके घर बनवाइए। तो नहीं, ये सिस्टम नहीं, ये काम दे दिया एक वार्ड परिषद को। अब वार्ड परिषद कहता है 50,000 रुपया दो, 30,000 रुपया दो, अरबपति नहीं करोड़पति ने अरबपति बना दिया वार्ड परिषद को लोग। ये सब सिस्टम में है गड़बड़ी। अभी भीरी टोल में कल जो आदमी आप मेरे यहाँ आए हुए थे वो मासूमाइत हैं, समझ गए। अब बताइए मासूमाइत में उनकी 2 बेटी है, अब वो आदमी कहाँ से जाएंगे बनवाने के लिए सदस्यता प्रमाण पत्र? जब उनको पेंशन मिल रहा है तो सरकार के घर में तो वो दिखाई दे रहा है ना जो मासूमाइत है, तो क्या उनके भी लिए भी सब कुछ होना चाहिए? तो ये सरकार की गलती है। लेकिन चलिए बात आई थी छत का घर का, तो छत का घर सबका होता है, डीएम जो होता है वो प्रधानमंत्री के नीचे काम सब चुट्टा है, सब चुट्टा है। सीधा एक लाइन में समझिए, कैमरा पर है हम लेकिन कह रहे हैं सब चुट्टा है, सब पैसा पर बिकता है। कौन ऊपर है कौन नीचा होता है, वही ना, कौन ऊपर है कौन नीचा है। अभी जो कल आदमी आई है ओकरा सदस्यता प्रमाण पत्र नहीं था, जिसके कारण उसको घर नहीं मिला है। ओकरा बगल वाला आदमी को, ठीक है, पूरा हष्ट पुष्ट आदमी है, यानी पैसा के मामले में ओकर घर के लिए पैसा अलॉट हो गया। गलत नहीं है। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए अपने से, बस सिस्टम में रहिए, बात खत्म है। जब आपकी बारी अगर आएगी तो आप लोग विरोध कीजिए, ठीक है। छोड़ता भी नहीं ना है, लोग को छोड़ता तक भी नहीं ना है। जाति प्रमाण पत्र के लिए कहता है मैके का बनवा करके दीजिए। अरे रह रही है यहाँ के वोटर आईडी में तुम्हारे यहाँ लिस्ट में नाम है, जब तुम्हारा चुनाव होता है तो तुम लिस्ट में देते हो जहाँ इसका नाम यहाँ है, फिर एक क्या प्रमाण है? वो लिख रहा है जो हम ब्राह्मण हैं, हम लिख रहे हैं जो हम कुशवाहा हैं, हम लिख रहे हैं जो हम यादव हैं, और फिर कथी जाति प्रमाण पत्र दो? ये क्या है भाई? यह सब एक शेड्यूल तैयार करवाया है आदमी को परेशान करने के लिए। एक घर पे 30,000 से लेकर के 50,000 रुपया तक वो लेता है घूस। ई की जो फोटो खींचने के लिए गया तक 1,000 दहो अलग से, ई गले नहीं काम कर लेता ओकरा भाई पैसा रहेगा गरीब आदमी को तब ना देगा, नहीं दिया तो नहीं खिंचाएगा। दरवाजा पर से घूम करके, कल की कहानी मैं कह रहा हूं, दरवाजा पर से घूम करके आ गया, फोटो नहीं क्लिक किया। क्या ये बात को उजागर करेगा कोई? कोई नहीं कर सकता है। मीडिया वाला भी घूसखोर हो गया है। इसलिए आप सभी स्टूडेंट, छत की घर की बात आई, आप मेहनत कीजिए, अपना मेहनत के बदौलत घर बनाइए, ठीक ना। देखिए तो ये था खुले वन, अब है झाड़ी एवं अन्य वन। क्षेत्रफल जो है 2.459 करोड़ हेक्टेयर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8.68% है। राज्य इसका जो है झाड़ी वाला वन का, तो झाड़ी तो समझबे करते हैं जहां पानी कम होगा, कटीले वृक्ष होंगे, तो यह है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल। अब है एक मैंग्रोव वन यानी तटीय वन, कहता विश्व के क्षेत्र तटीय वन क्षेत्र मैंग्रोव का मात्र 5% यानी 4500 किलोमीटर है ही क्षेत्र यानी भारत में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन समुद्र तटीय राज्यों में फैला हुआ है। मैंग्रोव वन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, पांडुचेरी, केरल एवं दमदम द्वीप
इत्यादि में आपको मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.14% ही मैंग्रोव वन है। आप कहिएगा कि सर सब वन में तो सब जिला मतलब राज्य का नाम आइए रहा है, तो मान लीजिए क्या अपने यहाँ पेड़ है तो कुछ ऐसे पेड़ है ना जो काफी लंबे हैं, कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जो छाया वाला है, शाखा युक्त है, कुछ ऐसे पेड़ हैं जो छोटे छोटे हैं। तो सब वन तो अपने यहाँ भी पाए जाते हैं कि नहीं, सब का मतलब कि कुछ अधिक तक, तो सब का ना नाम देगा, इसलिए इसका नाम दिया है। क्या अपने यहाँ मान लीजिए अगर कटीले की बात किया जाए तो क्या खजूर का पेड़ अपने यहाँ नहीं है, क्या नागफनी का पौधा अपने यहाँ नहीं है, ये बबूल का पेड़ अपने यहाँ नहीं है, जबकि ये पौधा तो राजस्थान के लिए है कि मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए है, तो पाए जाते हैं कि नहीं। जैसे आप देखे होंगे कैक्ट वो जो होता है कौन का था, पानी वाला जो होता है नहीं होता, पानी में जो ऊपर में तलते रहता है उसका होता है सिंघारा, वो तो जहाँ ज्यादा पानी होता है वहाँ का चीज है। लेकिन क्या अपने यहाँ भी उपजाया जाता है कि नहीं, माना कि बरसाते के मौसम में उपजाया जाता है, लेकिन उपजाया जाता तो है, ठीक है, तो आ जाता है नाम। इसीलिए आपको समझ गए ना सब वन के बारे में। देखिए अब कहता है वन के विनाश के क्या कारण है सु, पशुचारण एवं लकड़ियों का बढ़ता हुआ उपयोग, कृषिगत भूमि का फैलाव, स्थानांतरित कृषि, झूम खेती, वन खेती, ये सब कारण है आपको वन के विनाश का। सबसे बड़ा इसमें तो आपको दिया ही नहीं है, ठीक है, जो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि सबसे बड़ा कारण है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक परिवार में 10 आदमी है, अब 10 का बंटवारा होगा तो अलग अलग 10 घर बनाएंगे, तो घर बनाने के लिए तो उन्हें जमीन चाहिए ना, जमीन चाहिए तो पेड़ काट दिए। अब घर बना लिए तो घर में चौखट के बारी लगाने के लिए क्या करेंगे, लोहा का लगाएंगे। अब तो धीरे धीरे आ रहा है, रेडीमेड आने लगा है, लेकिन फिर भी जो लोग समझदार हैं, बुझने वाला है, वो चाहे पैसा जितने लगे लेकिन लकड़ी खरीद करके लगाते हैं। तो उसके लिए पेड़ पौधा कहीं ना कहीं से तो कटता है ना। और अगर पेड़ पौधा कट करके आ गया और कृषि कार्य करने के लिए भी लोग, जब जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या वन लगाने से उनका पेट भरेगा, तो वो कृषि करेंगे, कृषि करने के लिए पेड़ पौधे को काट रहे हैं। कहता है खनन कार्य है, औद्योगिक कार्य है, नगर का निर्माण हो रहा है, ये सब कारण है आपको वन विनाश का। जैसे अभी आप लोग जानते हैं वो जो बालाजी चौक बना है, बालाजी चौक के अगल बगल में ढेर सारे पेड़ पौधे थे पहले, अब धीरे धीरे काटते जा रहा है सबको, ठीक है। वहां पर खेती होती थी अच्छा खासा, एकदम बढ़िया से उपजाऊ जमीन था, सबको घर बनाया जा रहा है। अब हो गया कचरा, अब वहां पर कोई उठेगा, कोई फैक्ट्री लगा देगा, और दूषित कोई उठेगा अगल बगल में, और जो गाछियार है धीरे धीरे अंदर में सबको काट करके बात खत्म कर देगा, ठीक ना। तो क्या होगा, वन का तो विनाश होगा ही। देखिए कहता है मैंग्रोव वन 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में हो गया, दोबारा आ गया यहाँ पर, समझ गए। तो वन विनाश के और कई कारण है। कहता है क्या, वन प्राणी, वन में रहने वाले जो प्राणी है वो 81,000 वन प्राणी उपजाति पाई जाती है भारत में। वन में कहता भारत में लगभग 47,000 वनस्पति उपजाति पाई जाती है। वनस्पति उपजातियों में लगभग 15,000 भारतीय मूल के हैं। भारत में 744 प्रजाति विलुप्त हो चुकी है और 22,531 विलुप्त होने के कगार पर है। समझिए जो क्या होगा। और विलुप्त में कुछ का नाम दिया है, कृष्णसार, चीतल, भेड़िया, अनुप मृग, नीलगाय, भारतीय कुरंग, बारहसिंघा, चीता, गेंडा, गिर, सिंह, मगर, हवाला, हवासील, सारंग, श्वेत सारस, धूसर बगुला, पर्वतीय बटेर, मोर, हरा सागर, कछुआ, ड्यूगोंग, लाल पांडा इत्यादि। जिसमें से आप कहिएगा सर कछुआ को तो हम देखते हैं, नीलगाय को तो देखते हैं, पांडा को भी देखे हुए हैं, लाल पांडा को भी देखे हुए हैं। चलिए ये आप लोग देखे हुए हैं, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं देखते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पर नहीं दिया, नाम भी नहीं दिया गिद्ध का। बउआ गिद्ध के बारे में हम बतलाते हैं। हमारे घर के सामने में ही वो जो माल को नहीं मर जाता है जानवर तो उसको उड़ेलने वाला रहता है, चमड़ा उड़ेल करके छोड़ देता है, बउआ वह जगह था हमारा घर से तन के आगे, यानी वहां पर 500-600 एक बार में गिद्ध उतरता था, ठीक है। बाबा लोग हम लोग को कहते उन्होंने जो है नहीं तो आंख निकाल लेते गिद्ध, मतलब जमीन पर से इतने बड़ा गिद्ध होता है, इतने बड़ा, यानी जिस पेड़ पर वो खास करके बैठता था, ये पीपल के पेड़ नहीं, वहां पर था बहुत तेज, जहां पर वो हम लोग देखे थे अपना मतलब स्कूल पे थे ना, तो स्कूल पे वो पीपल के पेड़ पे बैठा था, पीपल के पेड़ पे या जहां पे बैठा हो। हमारे जहां पे जो घर था, घर के बगल में तार का पेड़ था, एगो पेड़ पर बैठता तो सीधे डाली को झुका देता, इतने वजन होता है उसमें। अभी कुछ दिन पहले बेगूसराय में वो जो है कौन कहते हैं, वहां नहीं मिला था, हम तुम लोग को बतलाए थे, टावर पर था, ठीक है, बैठा हुआ था, बताओ कहीं से आ गया होगा अपवाद में, वरना खत्म हो गया ये सब। तो ये सब हमारे एक तरह से समझो जो क्या कहते हैं, शेर है अभी भी। कथी, हाँ शेर अर्थ है अभी, शेर तो
यहाँ संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में भी है अभी। हाँ, चिड़ियाघर में सर पता नहीं रे, है, बहुत शेर भी होता है। हाँ हाँ बहुत समाप्त हो गया। देखो अब शेर के लिए भी लोग नहीं जाता है। पहले सिनेमा हॉल में लोग ज्यादातर लोग जाते थे देखने के लिए 3 घंटा। नहीं, अपना समस्तीपुर में कई टॉकीज थे जहां पर लोग को नंबर लगता था, बेंच लगा करके लोग फिल्म देखने के लिए बैठते थे। अब लोगों के पास उतना टाइम है 3 घंटा बैठ सकते हैं, लोग बिजी हो गए। तो जो बच्चा सब है, छोटे छोटे बच्चे जिनको ये नहीं पता है जो टाइम क्या होता है, तो वो बच्चे सब जाते हैं चिड़ियाघर देखने के लिए। और नहीं तो जिनके माइंड में गलत भावनाएं होती है वो लोग जाते हैं चिड़ियाघर देखने के लिए इधर उधर के लिए। वरना जो बिजी व्यक्ति हैं अब वो सब पर ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान नहीं देते हैं तो पैसा कहाँ से आएगा? जो जानवर को उसमें जो रखा हुआ है जानवर उसको खिलाएगा पिलाएगा। सांप ही है तो सांप भी तो कुछ ना कुछ खाता होगा ना, तो जंगल में कहाँ से आएगा वो खाने वाला चीज? तो उसको कहीं ना कहीं से बाहर से ला करके उसको दिया जाता होगा। अब दिया जाता है तो जितना से उसको पेट भर सके उतना देता होगा। सर पता है वहाँ पे ना देखे सांप देखे थे, इतना मोटा मोटा था लेकिन सब सुस्त एकदम, मतलब कुछ तो भाई उन लोग का तो फिक्स उतना ही दूर में रखना है, जो देगा वही खाना है, तो क्या होगा? तो शेर दहाड़ रहा था। शेर दहाड़ रहा था, भूख है नहीं, वहां में तुमको काट करके दे दिया जाता था, तुम परेशान नहीं ना करती हमरा वो के? जाली था। ओ जाली था। हाँ हाँ वो कह- तब देखो हाँ कहता है हिमालय एक औषधीय पौधा है। हिमालय यह एक औषधीय पौधा है जो हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। चीरी की छाल, पत्तियां, टहनियों और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कैंसर रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ गए? टैक्सोल जानते हैं ना, ये तो पढ़ने के लिए मिला था आप लोग को। 9th में ही ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव में भी है। हाँ अब देखिए रेड डाटा बुक इसमें कहता है भारत की संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची बनाने का काम सर्वप्रथम 1970 में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा वन अनुसंधान संस्था देहरादून द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इन्होंने जो सूची बनाई उसे रेड डाटा बुक का नाम दिया गया। नोट, असाधारण पौधे के लिए ग्रीन बुक तैयार किया गया था, यानी ठीक है कितना बचा हुआ है उसके लिए। आगे देखिए कहता है क्या, अमृता देवी वन संरक्षण प्रसार। अमृता देवी राजस्थान के विश्नोई गांव जोधपुर जिला के रहने वाली थी। उसने 1731 ईस्वी में राजा के आदेश के अनुसार किनार कर वनों से लकड़ी काटने वाले का विरोध किया था। राजा के आदमियों का विरोध किया गया। महाराज को जब इसकी जानकारी मिली तो उसे काफी पश्चाताप हुआ और अपने राज्य में वनों की कटाई पर रोक लगा दी थी। रोक लगाने के लिए ठीक है वन संरक्षण अभियान का जो प्रचार किया था कौन किया था? अमृता देवी। वेटलैंड, निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहा जाता है। इसे चौर, भागर, मौन, ताल इत्यादि भी कहा जाता है, जिसे मांदार नहीं कहते हैं, जिसमें पानी जमा रहता है काफी लंबे समय तक। वर्षा के समय में ये देखने के लिए मिलता है। अब कहता है वन्य जीव को जो ह्रास हो रहा है, यानी वन्य जीव जो हमारे यहाँ से समाप्त हो रहे हैं, उसका कारण सबसे पहले आपको गांव में बतलाते हैं। देखिएगा, एगो नील गाय अगर गया गांव होकर के, ओकरा पीछे 10 गो आदमी लग जाता है। अगर ठीक है, हाँ गांव में अगर आ गया और इसी टाइप से कोई अगर अजूबा जानवर भूल चूक से, पूरा विद्यार्थी उसके पीछे रहेगा। विद्यार्थी मतलब कहा गया आदमी, हाँ बच्चा सब लगा रहेगा। चाहे जो घर से वो अपन फेवरेट से फेवरेट खाना निकाल करके चाहेगा ओकरा दे दे। ठीक है, एकदम करता रहता है, वो डरा रहता है। ठीक है, ये कारण भी है आपको वन समाप्त होने का। कहता है क्या, प्रकृति आवासों का अतिक्रमण, प्रदूषण जनित समस्या, आर्थिक लाभ के लिए शिकार। ठीक है, लोग शिकार भी करते हैं ना, जैसे चिड़ियाघर जहां जहां है तो वहां पर क्या करता है, जंगली से न पकड़ करके जानवर को लाता है। इस वजह से धीरे धीरे जानवर अगर आ जाते हैं उसमें तो मर जाते हैं। ठीक है, कहता है इन सीटू, वन्य जीवों को उनके प्रकृति आवास में संरक्षित रखने का प्रयास सफल हो रहा है। इसे इन सीटू प्रयास कहते हैं। एक्स सीटू, वन्य जीवों को संकट से बचाने के लिए कृत्रिम आवासीय संरक्षण का विकास किया गया है। इसे एक्स सीटू कहते हैं। वन्य प्राणियों के संरक्षण के उपाय, प्रजनन केंद्र विकसित करना और शिकार पर रोक लगाना, जो कि कहियो संभव है। शिकार पर कहियो रोक लगाएगा, वो हल्ला नहीं करो। देखो कहता है क्या, घड़ियाल प्रजनन केंद्र मुरैना मध्य प्रदेश में है। उजले बांध का निर्माण प्रजनन केंद्र नंदकानना उड़ीसा में है। बहुत में होगा क्वेश्चन, आगे होगा। हाँ, कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य दरभंगा बिहार में है, जहां पर समझ गए ना प्रजनन केंद्र बनाया गया है। यानी ठीक है, जानवर के लिए जो होता है ना गांव वार में जो देने के लिए आता है सीमेंट टाइप का, उस टाइप का जंगली जानवरों के लिए भी केंद्र बनाए गए हैं। और वहां से ठीक है बच्चा, जैसे एक अच्छा एग्जाम्पल दे देते हैं इसके अलावा मछली का। देखते हैं ना दल सिंह सरायवाला रोड में इस साइड में एगो पोखर है जब मछली पालन किया जाता है।
मछली पालन का मतलब कि बीज तैयार किया जाता है वहां, है ना लिखल। तो उसी प्रकार से इसका भी बीज तैयार किया जाता है, यानी वहां पर रखा जाता है, जिसको उस टाइप से लेना है ले सकता है। सुनते होंगे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें शेर पालने का शौक है ना। तो बताइए वो कहीं ना कहीं से तो ऐसे जगह से लाते होंगे, उतने जाते होंगे लेने के लिए जंगल में पकड़ने के लिए। तब देखो ट्राई कैले है, ठीक है। कहता प्रकृति जनित तथा करोड़ों वर्षों के विकास की क्रिया में स्थापित अनुवांशिक गुणों में हेरा फेरी को जैव अपहरण कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए तनिया और अब कहता है क्या सो, कहता है जैव अपहरण को रोकने के लिए हॉट स्पॉट चिन्हित कर जैव संपदा पर पाबंदी लगाई जा रही है। नॉर्मन मायर्स ने 1988 में इन सेंटू संरक्षण को प्राथमिकता के आधार पर हॉट स्पॉट को के पहचान पर जोर दिया। हॉट स्पॉट जो रोक मतलब जैसे क्या कहते हैं, जानवर को अगर मार रहा है या जानवर को पकड़ रहा है तो उसको रोकने के लिए, जैसे कर दादाजी वह काम के लिए थे, ठीक है। उनका नौकरी जो था वही काम था, ठीक है। हाँ, जंगल में वो काफी ऊंचाई पर उनका घर बना हुआ था और खाली चारों तरफ उसको देखना है, जो कोई जानवर को तो कोई शिकार नहीं कर रहा है, ठीक है। उसका सैलरी वगैरह था, सब रिटायरमेंट ईयर सब था, सब कुछ दादाजी को मिला था। नेपाल में थे। क्या करेंगे, उनका एक दल था, उस दल के अकॉर्डिंग। अरे कुछ दिन पहले यहाँ पर एगो पक्षी गिर गया था, देखी थी? नहीं देखी थी, तुम लोग को जानकारी है? कन्हैया चौक पर जो पक्षी गिरा था तब, ठीक है। कई लोग मतलब उसके पक्षी के जो डिपार्टमेंट के लोग थे वो आए थे। एक वहां नरई गाछी में अजगर सांप निकला था, समझे, अजगर सांप निकला था। तो उस बार भी सरकार की टीम आई थी और वो जो होता है मछली वाला उधर का डिब्बा वो लेकर के आए थे, उसमें सांप को रख लिए, लेकर के चले गए। सांप चल गया उसको आराम से। तब देखिए हॉट स्पॉट के निर्धारण के लिए मुख्य शर्तें क्या क्या है सो, देशज प्रजातियों की संख्या का निर्धारण करना, बाघ परियोजना सबसे इंपोर्टेंट, देख लीजिए ये बाघ का रॉयलिटी। कहता है बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में किया गया था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों में बाघ का संरक्षण करना था। 1973 में बाघ की संख्या 5500 से घट करके 1827 हो गई थी। बाघ के कम होने का कारण बाघों को मारकर उसका व्यापार करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए उपजातियों की संख्या कम होना, जनसंख्या में वृद्धि होना, बाघों के खाल का व्यापार करना, बाघों के हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधि के निर्माण में किया जाना, इसलिए भी बाघ को लोग मतलब मार देता है। कहता नहीं है लोग स्वार्थी होते हैं, ठीक है, वही है। देखिए भारत में 37,771 वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए 27 बाघ रिजर्व है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सुंदर राष्ट्रीय उद्यान, बाढ़ गढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सारिस्का वन अभयजीव पशु विहार, मानस बाघ रिजर्व, पेरियार बाघ रिजर्व, ये जो है उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम और केरल, जिसमें बाघ को रिजर्व करके रखा गया है, जो हाँ इतना बाघ को सुरक्षित रखना है, ठीक है। हाँ फिर भी हाँ देखिए चिपको आंदोलन, कहता है चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश, ठीक है, वर्तमान में भी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल नामक, ठीक है, देख रहे हैं लड़की कैसे चिपकल है औरत से, ठीक है, पर्वतीय जिला से हुई थी। इस आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। इस आंदोलन में स्थानीय लोग पेड़ से चिपक कर पेड़ काटने का विरोध करते थे, समझ गए। यहाँ तक तत्काल रहने दीजिए और इसी को फिर आगे और हम देखते हैं दूसरे क्लास में, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, आप लोग को थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वैसे भी तो आप लोग पढ़ना चाहते हैं नहीं, और ज्यादा देर हो जाएगा तो पढ़ते पढ़ते नींद खींचने लगिएगा। तो फिर मैं आप लोग को मिलता हूं इसी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में।